2022 के दंगल में 60 पार का लक्ष्य रखा है, लेकिन जिस दिन चुनाव होगा 20 सीटें मिलेंगी। सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसके बाद कई जगह पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। आप कितना बड़ा मुकाबला मानते हैं कांग्रेस के अपने? खटीमा के मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? खटीमा से चूंकि हिमाचल की तर्ज में या भू कानून बने, ब्लैंकेट बैन लगे जमीन की खरीद फरोख्त पे, उस पर आपका क्या टेक? आपने दोनों ही चीजें बताई हैं। ये ट्रस्ट का जो मसला था उसका कंट्रोवर्शियल कानून आपको अपनी सरकार में वापस लेना पड़ा। आपको लगता है कि जो राम मंदिर के बाद जो एक फिजा बदली है उसका इम्पैक्ट उत्तराखंड में आएगा? आप अपने खुद के पूरे कामकाज को कितने नंबर देते हैं? नो पॉलिटिक्स इज बेस्ट पॉलिटिक्स, इस सिद्धांत को मैंने अपनाया हुआ है। उत्तराखंड की सियासत में बीजेपी के पोस्टर बॉय और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। पुष्कर धामी जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के दंगल में 60 पार का लक्ष्य रखा है, लेकिन 2017 में जब भाजपा की लहर थी, कांग्रेस में बिखराव हो चुका था, तब आप 57 सीटें जीत पाए। ऐसे में अब ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा? ये लक्ष्य पूरा होगा। और जब शुरू में सर्वेक्षण शुरू हुए थे तो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें मिलेंगी। एक महीने के बाद कहने लगे 20 सीटें मिलेंगी। फिर 25 पर यह आंकड़ा गया, 25 के बाद 30 पर गया, 35 पर गया, 40 पर गया, फिर 45 पर गया, और आज सभी कह रहे हैं कि 45 से 50 के बीच पर आप लोग आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन चुनाव होगा उस दिन ये 60 पार होगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं टिकटों का जो बंटवारा हुआ है उसके बाद कई जगह पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है? देखिए, क्योंकि आज हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व हमारा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में आज विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आज नरेंद्र मोदी जी हैं। और ऐसे में हमारी पार्टी, चूंकि सबको पता है कि हम सत्ता में आने वाले हैं, तो सभी चाहते हैं कि उसमें हम प्रत्याशी बने। और हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमने मंडल इकाई से, हमारे जिला इकाई से, प्रदेश की समिति से जो नाम भेजे, उन्हीं नामों में से एक एक नाम तय हुआ है। और चूंकि बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ लोग भी थे जो उसके अच्छी योग्यता भी थी, क्षमता भी थी, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार किसी एक व्यक्ति को ही टिकट मिल सकता था। एक व्यक्ति को टिकट दिया गया है, अन्य लोगों को भी, चूंकि कहीं ना कहीं पार्टी उनका भी सम्मान करेगी और बगावत जैसी, विरोध जैसी कोई स्थिति नहीं है। कुछ एक स्थानों पर ऐसी स्थिति आना स्वाभाविक है। धीरे से सब लोगों से बात हो रही है और बात होने के बाद सब चीजें सामान्य हो रही है। भैया मुख्यमंत्री जी, आपका जो जिला है, आपका गृह जिला है उधम सिंह नगर, वहाँ किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव रहा है। अब जैसे चुनाव पास है, अब किसान बिल तो वापस ले लिए हैं सरकार ने, आपको क्या लगता है वो कोई एक मुद्दा है, वो इम्पैक्ट है क्या? नहीं, मैं भी स्वयं एक किसान परिवार से हूँ, उस जिले से हूँ, उनका भाई हूँ। आज मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से उन सभी का साथ मिलेगा। और सभी किसान लगातार मुझे मिल रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसान भी चूंकि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए इस बार दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे यहाँ, और ऐसी सरकार चुनेंगे जो सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले, जिससे कि यहाँ का विकास प्रभावित न हो। यहाँ के जो विकास काम चल रहे हैं वो अनवरत रूप से चलते रहें। अच्छा, एक सवाल और है कि यहाँ जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो मेन अपोजिशन पार्टी भी है, आप कितना बड़ा मुकाबला मानते हैं कांग्रेस से अपना? नहीं, उनका मुकाबला हमसे नहीं है। उनका मुकाबला तो अपने घर में ही हो रहा है। वो आपस में ही मुकाबला कर रहे हैं, हमसे कोई मुकाबला नहीं है उनका। अच्छा, पुष्कर धामी जी के मन में खटीमा बसता है, हर कोई जानता है। सवाल ये है कि खटीमा से ही चुनावी ताल आप ठोक रहे हैं। ऐसे में खटीमा के मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, खटीमा का मुकाबला तो देखिए, जब मैं वहाँ बिल्कुल एक तरह से मैं कहूँ कि अपने विद्यार्थी जीवन के बाद, अपने युवा मोर्चा के कार्यकाल के बाद सीधे चुनाव में उतरा था, तो वहाँ की जनता ने लगातार मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है। और खटीमा से चूंकि चुनने का, या जब मेरी प्राथमिकताओं में से मुझे पूछा, पार्टी हाईकमान ने भी जो है जानना चाहा, तो मैंने हमेशा खटीमा को इसलिए प्राथमिकता दी क्योंकि मैं जानता हूँ कि खटीमा के लोगों के कारण ही मुझे जो है मुख्य सेवक बनने का अवसर मिला है। और इस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव मेरे खटीमा के लोग बहुत ही, क्योंकि खटीमा एक ऐसी भूमि भी है जिसने उत्तराखंड बनाने में सबसे पहले योगदान दिया था। उत्तराखंड की जननी अगर किसी भूमि को कह सकते हैं तो खटीमा को भी कह सकते हैं। 1 सितंबर 1994 को वहां पर गोलीकांड हुआ था। वो वीर भूमि है, वो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, हमारा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, सीमांत का क्षेत्र है, और एक लघु भारत खटीमा में बसता है। और उनकी सबकी चूंकि ये मनोभावना है और उनके बीच में से मैं आज मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से इस बार उनका दायित्व बनता है कि इस बार का चुनाव
चूंकि मैं प्रदेश के अंदर जा रहा हूं, इस बार का चुनाव वहां की आम जनता, वहां की सामान्य जनता, देवतुल्य जनता, मेरी तरफ से वही वहां पर प्रत्याशी हैं। कम समय मिला आपको, चुनौतियां अपार हैं जाहिर तौर पर, और डबल इंजन की सरकार में ड्राइवर भी बदलते रहे हैं, तो विपक्ष भी आप पर इसको लेकर हमलावर है। ऐसे में पुष्कर धामी के सामने क्या चुनौतियां लगती हैं आपको, और कैसे लगता है कि आप उत्तराखंड में जो विकास के काम हैं या बाकी चीजें हैं उनको अगर 2022 में आपको जनता भरोसा जताती है तो उनको पूरा करेंगे? नहीं, हमने बहुत बड़ा रोड मैप बनाया है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है और उनकी सरकार भी लोगों ने देखी है कि उन्होंने अपनी सरकार के समय में केवल काले कारनामे किए हैं, काम कोई नहीं किया है। और हमने एक रोड मैप बनाया है आने वाले समय के लिए। हमने अगले 10 सालों का एक विजन लेकर एक रोड मैप तैयार किया है कि 10 सालों में हम उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, कैसे हम उसको हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। वो सारा हमने एक बोधिसत्व विचारों की श्रृंखलाएं हैं, सभी विभागों को हमने 10 सालों का जो ब्लूप्रिंट है वो बनाने को कहा है, जिससे कि हम एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड के रूप में भी बने। अच्छा मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार एक ऐसी सरकार रही 2017 में जब आई थी तो उसमें कई कांग्रेस के लोग थे जो गए, उनको काबू करना मुख्यमंत्रियों के लिए, आपसे पहले वालों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज रहा। आपके लिए कैसे चैलेंज रहा, क्योंकि आपकी सरकार में तो एक मंत्री भी बर्खास्त हुए, हरक सिंह रावत? नहीं, देखिए, उन पर तो पार्टी ने निर्णय ले लिया है, लेकिन मैं वैसे सच बताऊं तो मैंने सबके साथ सहजता से काम किया है। जब भी अगर कोई बाहर भी गए हैं या बाहर करे भी गए हैं तो उनको भी हमने बहुत सहज भाव से, चूंकि कोशिश की कि सभी का सम्मान अपनी पार्टी में करें और कोई बात अगर वो कर रहे हैं तो उसका हम रास्ता निकालें। लेकिन जब स्थिति बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, असहज हो गया, पूरी पार्टी का संगठन असहज हो गया और सब चीजें आगे आने लगी, तो उस पर पार्टी ने निर्णय लिया। इसलिए मैं अपने लिए तो कोई ऐसा, मेरे को कोई विशेष रूप से कोई दिक्कत सरकार चलाने में नहीं हुई। अच्छा, नवंबर में मेरी आपसे बात हुई थी तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि कुछ ओवर रह गए हैं, उन दिनों समय था आपके पास, अब तो चुनाव की बेला में अब आप हैं, तो आपने बताया था कि किस तरीके से आपका प्लान है करने का। अब जब आप पूरी ओवर अपने खेल चुके हैं, आप अपने खुद के पूरे कामकाज को कितने नंबर देते हैं? नहीं, मैंने कोई ऐसा रात को मैं रोज सोचता था, प्रत्येक दिन सोचता था कि मैंने अपना जितना समय मुझे मिला है, आज दिन भर का मिला है, मैंने पूरा काम किया है कि नहीं किया है। और मुझे बिस्तर पर जब मैं जाता था तो मैं इतना सोचता था और मुझे सोचने में कभी एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने 1 मिनट भी कभी गंवाया हो। एक एक पल और एक एक क्षण मैंने अपने राज्य के लिए लगाया है। गैरसैंण का मसला सबसे बड़ा मसला है। सवाल ये होता है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो आपने घोषित कर दिया, लेकिन अभी भी गैरसैंण विकास से कोसों दूर है, उसको लेकर सियासत चरम पर दिखती है। ऐसे में गैरसैंण का मसला कैसे हल होगा, कैसे, आपका प्लान क्या है? नहीं, हमारी सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया है और निकट भविष्य में, चूंकि गैरसैंण हमारे सभी के लिए एक भावनाओं का केंद्र है, हमारे बीच का स्थान है, हमारी आज ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुकी है, वहाँ पर बहुत सारी अवस्थापना सुविधाएं आनी है। उन सभी क्षेत्रों में हम काम करेंगे कि जैसे कि गैरसैंण एक जो है हमारा जो आज ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो उसको उसी रूप में पूरी तरह से उसका विकास हो, उसका आगे का मॉडल बने। तीर्थ ट्रस्ट का जो मसला था, उसका कंट्रोवर्शियल कानून आपको अपनी सरकार में वापस लेना पड़ा। क्या लगता है आपको कि इससे तीर्थ पुरोहित, पंडित, जो लोग वापस बीजेपी की तरफ आएंगे, उनका भरोसा आप जीत पाए? नहीं, देखिए, चूंकि उस पर हमने कमेटी बनाई थी और सभी की जो मांग थी उसके अनुरूप हमने निर्णय लिया है। तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज के लोग हैं, हमारे रावल हैं, उस क्षेत्र के हक हकूकधारी हैं, पंचायत के लोग हैं, संत समाज के लोग हैं, समाज के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी की भावनाओं का जो था उसमें हमने कमेटी बनाई थी मनोहर कांत ध्यानी जी के नेतृत्व में। उस कमेटी ने भी कुछ सुझाव हमको दिए थे, उसके बाद मंत्रिमंडल की समिति बनाई थी, उसमें से जो निकला उस पर हमने निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद सभी लोग मेरे पास आए थे, सभी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, संत समाज के लोगों ने या इन सभी जो भी देवस्थानों से जुड़े हुए लोग थे। तो मैं समझता हूँ कि सभी का, चूंकि हमारे वो पहले से ही उनका आशीर्वाद हमारी पार्टी पर रहा है, हम पर रहा है, इस बार भी रहेगा। एक मुख्यमंत्री जी, एक सवाल और था मेरा कि उत्तर प्रदेश में जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ और आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आपका कनेक्शन रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, आपको लगता है कि जो राम मंदिर के बाद जो एक फिजा बदली है उसका इम्पैक्ट उत्तराखंड में आएगा, या उत्तराखंड की राजनीति थोड़ी अलग है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि राम मंदिर का सपना हर उत्तराखंड वासी का था। हर उत्तराखंड के लोगों ने कार सेवा में बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड से भाग लिया था और सब कहते थे, हम भी छोटे थे, कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये सपना आज पूरा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक अलौकिक निर्माण का काम वहां पर चल रहा है। भव्य राम जन्मभूमि बन रही है, भव्य राम मंदिर बन रहा है,
इसी प्रकार से काशी जो है हमारा भव्य बन रहा है, दिव्य काशी, अलौकिक काशी, एक भव्य काशी का स्वरूप ले चुका है। मैं स्वयं वहां गया हूं, मैंने देखा है किस प्रकार से वहां पर बाबा विश्वनाथ की नगरी को जो है एक अलग स्थान मिल गया है आज। और गंगा जल सीधे घाट से लेकर बाबा विश्वनाथ को अर्पित करने के लिए पूरा हाईवे जैसा रास्ता बन गया है, अंदर जाने का पूरा रास्ता बन गया है। क्योंकि मैं वहां 2002 में गया था, तब मैंने देखा था कि इतना सकरा रास्ता था। उन सबको बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उत्तराखंड के अंदर भी, चाहे आज केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, चाहे बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, दोनों के दोनों पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर सब राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, और इस बात को सब लोग समझते हैं कि ये जो बरसों बरसों से जो उनका सपना था वो कब पूरा हो रहा है, किसने उसको पूरा किया है। हरीश रावत को अपने सामने आप किस मुकाबले में देखते हैं? और आम आदमी पार्टी भी क्योंकि इस प्रदेश में चुनावी ताल ठोक रही है, तो क्या पुष्कर धामी इन दोनों को किसी चुनौती के रूप में मानते हैं? नहीं, देखिए, एक तो हमारे कभी कभी मुझे बड़ा सोच पड़ता हूँ, सोच होती है कि रावत जी इतने वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनका क्या हाल कर दिया। पहली सूची में उनका नाम भी नहीं निकाला। दुख हो रहा है आपको? हाँ, निश्चित रूप से हमारे बुजुर्ग हैं, और किसी भी बुजुर्ग के साथ ऐसा होता है तो खराब लगता है हमको। और दूसरी पार्टी की तो कोई बात नहीं, वो तो सीजनल पार्टी है, आए हैं फिर चले जाएंगे चुनाव के लिए। अच्छा, पुष्कर धामी के बारे में अमूमन जैसे देखा जाए, जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि विधायक के तौर पे इतना ऑब्जर्व चीजें नहीं हो पाती, लेकिन जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, किसी भी तरह का तनाव हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, पुष्कर धामी के चेहरे पे झलक कर नहीं आता। कभी ऐसा नहीं लगता कि पुष्कर धामी तनाव में है। ये कैसे मैनेज करते हैं पुष्कर धामी? इतना बिजी शेड्यूल, चुनावी दंगल, लेकिन कभी चेहरे से ये नहीं प्रतीत होता कि साहब पुष्कर धामी जो है वो बहुत तनाव में है, बहुत स्ट्रेस में है। मैं सच बताऊं तो मुझे तनाव इसलिए नहीं होता कि जैसा मैं बाहर से दिखता हूं वैसे ही मैं अंदर से हूं। मैं जो बोलता हूं वही करता हूं। नो पॉलिटिक्स इज बेस्ट पॉलिटिक्स, इस सिद्धांत को मैंने अपनाया हुआ है, इसको लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आप चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, जाहिर तौर पर बिल्कुल लक्ष्य भी आपको तय करना है, तो ऐसे में परिवार और बाकी चीजों से अब खटीमा में आप अपनी ताल ठोकेंगे, तैयारी क्या है? आप खटीमा में कैसे मैसेज कन्वे करेंगे? नहीं, मैंने कहा कि खटीमा क्षेत्र की जहां तक चिंता है, मैं जो भी मेरे से इस 4-5 महीने के कार्यकाल में हो सकता था वो मैंने कोशिश करी है खटीमा समेत पूरे प्रदेश में करूं। और बहुत सारे कामों को हमने आगे बढ़ाया है, बहुत सारी चीज़ों को शुरू किया है। और इस बार का जो चुनाव है वो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी मेरे नेतृत्व ने मेरे ऊपर दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी है। तो मैं प्रदेश के अंदर जाऊंगा, इसलिए खटीमा का चुनाव लड़ना, लड़ाना, जिताना खटीमा की जनता को हमने समर्पित कर दिया है। अच्छा, जब जातिगत समीकरणों की बात होती है तो कहा जाता है कि हर कोई जातिगत समीकरणों को साथ करके सियासत करता है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी इन सारे फैक्टर्स को साथ करके अपने विजन को आगे बढ़ाया है, या विकास के रोड मैप पर ही आप बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सभी चीजें देखनी होती हैं, लेकिन हमने सबसे पहले विकास और काम आगे रखे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़े हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है मुख्यमंत्री जी, लोकायुक्त का एक ऐसा फैसला था, पिछले बार बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रॉमिस किया था, लेकिन उसकी दशा में कुछ हो नहीं पाया। दूसरा है कि हिमाचल की तर्ज पे यहाँ भू कानून बने, ब्लैंकेट बैन लगे जमीन की खरीद फरोख्त पे, उस पर आपका क्या टेक है? आपने दोनों ही चीजें बताई हैं, दोनों ही चीजें हमारे रोड मैप पर है, और बहुत सारी चीजें अभी करनी है, क्योंकि समय कम था, जितना कर सकते थे उतना किया है, आगे करेंगे। घोषणा पत्र क्या है पुष्कर धामी का? खुद का घोषणा पत्र? हमारा घोषणा पत्र है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं, आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं, नंबर 1 का राज्य बनाना चाहते हैं। हर क्षेत्र में हम अग्रणी हों, हमारे यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था हो, यहाँ का पलायन रुके, यहाँ पर पर्यटन की अच्छी व्यवस्था हो, ऊर्जा आधारित जो हमारा प्रदेश है हम उसको ऊर्जा को और बढ़ाएं, पन विद्युत की और योजनाओं को बनाएं, उनको लाएं। अच्छी रोडें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हमारे प्रदेश के अंदर बनी है, उनको और कनेक्टिविटी को और मतलब नीचे ग्राम सभा तक ले जाएं, हर ग्राम सभा तक जोड़ें, हवाई सेवाओं को जोड़ें, रेल सेवा में जो हमारे यहाँ पर कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन बन रही है उसी की तर्ज पर हमारी अभी टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन बनने जा रही है। अन्य बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, हवाई सेवाएं हैं, उन सभी को विस्तार देना हमारे मुख्य एजेंडे में है। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की आर्थिकी बढ़े, राजस्व प्राप्ति की दिशा में जो हम अच्छा कर सकते हैं वो करें, और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएं, एक ऐसा उत्तराखंड बनाएं जो हर दिशा में, हर क्षेत्र में अपने आप में मतलब सारी व्यवस्थाएं उसके अंदर हो। क्या माना जाए, जिस तरीके से हरक सिंह रावत को लेकर के तमाम बातें हुई हैं, भले ही आपकी पार्टी में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा जा रहा था कि वो पुष्कर धामी के ऊपर लगातार दबाव बनाए हुए थे। क्या पुष्कर धामी भी हरक सिंह रावत को लेकर दबाव में थे, इसीलिए अंत में इतना बड़ा फैसला पार्टी को लेना पड़ा? नहीं, मैं कभी दबाव में नहीं रहता हूँ, मैं सहज हूँ, लेकिन मैं दबाव में कभी नहीं रहता हूँ। और
वो चूंकि उनसे मेरे निजी संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, तो जब भी वो कोई भी चीज़ें हमारे पास लाते थे तो हम उनके लिए रास्ता निकालते थे, लेकिन अंततः अब उनके ऊपर पार्टी ने एक निर्णय ले लिया तो ले लिया। अब उत्तराखंड की जनता का भरोसा एक बार फिर जीत पाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से इस बार हम आश्वस्त हैं। हम अब की बार 60 पार जो हमारा नारा है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमको आशीर्वाद देगी और ये हमारा नारा पूरा करेगी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय हैं और वो दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर उत्तराखंड की जनता 2022 में उन पर विश्वास जताएगी और वो एक बार फिर उत्तराखंड के विकास की जो रूपरेखा तैयार की है उसको लेकर प्रदेश की कमान संभालेंगे। नमस्कार। सिंह सीएम योगी से भी की मुलाकात।